Hey everyone, वेलकम टू पार्ट 2 ऑफ कंप्लीट ज्योग्राफी सीरीज। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं आपको इंसिस्ट करूंगा कि पहले आप पार्ट 1 देख लें, उसके बाद ही आपको पार्ट 2 बेहतर समझ में आएगा। और हाँ, अगर आपको इस लेक्चर के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसे जाके फॉलो कर लेना, वहां मैं नोट्स डाल दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। जियोमॉर्फिक प्रोसेस कवर करेंगे आज। तो जियोमॉर्फिक प्रोसेस दो तरह के होते हैं, एक होते हैं एंडोजेनिक और एक होते हैं एक्सोजेनिक। एंडो मींस इंटरनल, ऐसी फोर्सेस जो अर्थ के अंदर से जनरेट होती हैं, जनरेट फ्रॉम विद इन द अर्थ सरफेस। एक्सो मींस एक्सटर्नल या आउटसाइड, ऐसी फोर्सेस दैट कैन एक्ट ऑन अर्थ सरफेस फ्रॉम आउटसाइड। एंडोजेनिक प्रोसेस भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं स्लो मूवमेंट और एक होते हैं सडन मूवमेंट। स्लो मूवमेंट जिसको हम डायस्टोफिज्म भी बोलते हैं, वो भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं एपिरोजेनिक और एक होते हैं ओरोजेनिक। सडन मूवमेंट भी दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं वोल्केनो और एक earthquake। ओरोजेनिक मींस ओरिजिन ऑफ माउंटेन्स और एपिरोजेनिक मींस ओरिजिन ऑफ लैंड। इतना समझ गए? अब एक एक करके इनको डिटेल में कवर करते हैं। तो स्लो मूवमेंट में अर्थ का क्रस्ट बैंड, फोल्ड, फ्रैक्चर या अपलिफ्ट करता है, इसीलिए नए माउंटेन, प्लेट्यूज और वैलीज बनते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज ड्यू टू प्लेट कोलिजन। अब सडन मूवमेंट की बात करते हैं। तो कुछ एंडोजेनिक प्रोसेस सडनली होते हैं बिना वार्निंग के, जैसे अर्थक्वेक, जब प्लेट स्लिप करते हैं तब अर्थक्वेक जनरेट होता है, और जब मैग्मा बाहर निकलता है तो वोल्केनोज। और ओरोजेनिक और एपिरोजेनिक तो मैंने आपको बता ही दिया, याद रखना है इतना। अब बात करते हैं एक्सोजेनिक प्रोसेस की। तो एक्सोजेनिक प्रोसेस वो जियोग्राफिकल प्रोसेस है जो अर्थ के सरफेस के ऊपर या सरफेस के बाहर के फैक्टर्स की वजह से होते हैं। इनका मेन सोर्स होता है सन की एनर्जी और ग्रेविटी। ये प्रोसेस अर्थ के सरफेस को वियर डाउन करते हैं, यानी तोड़ते, घिसते और मटेरियल को इधर उधर ले जाते हैं। इन शॉर्ट, जब अर्थ के ऊपर की शेप चेंज होती है एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से, वो एक्सोजेनिक प्रोसेस कहलाते हैं। तो मेजर एक्सोजेनिक प्रोसेस होते हैं वेदरिंग, मास मूवमेंट, इरोजन और डिपोजिशन। वेदरिंग तीन टाइप के होते हैं, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। तो आखिर वेदरिंग का मतलब क्या होता है? वेदरिंग का मतलब है रॉक्स का ब्रेकडाउन विदाउट मूविंग देम, या केमिकल, फिजिकल और बायोलॉजिकल तरीकों से हो सकता है। मास मूवमेंट, जिसको हम ट्रांसपोर्टेशन भी बोल सकते हैं, जब इरोजन के थ्रू मटेरियल मूव करते हैं तो उसको हम कहते हैं मास मूवमेंट या फिर ट्रांसपोर्टेशन। इरोजन का मतलब है रॉक्स और सॉइल का रिमूव होना और किसी और जगह कैरी कर दिया जाना। डिपोजिशन मींस जब ट्रांसपोर्टेड मटेरियल अपनी जगह सेटल हो जाता है तो वो होता है डिपोजिशन, यानी नई लैंडफॉर्म बनते हैं, जैसे सैंड ड्यून्स, रिवर डेल्टास और बीचेस। अब सवाल ये आता है, व्हाई एक्सोजेनिक प्रोसेस इज सो इम्पोर्टेंट? तो ये अर्थ की सरफेस को कंटिन्यूसली रीशेप करते हैं, नए लैंडफॉर्म्स जैसे वैली, फ्लड प्लेन्स और बीचेस क्रिएट करते हैं, फर्टाइल सॉइल बनाते हैं, नेचुरल सीनरी डेवलप करना और लिविंग कंडीशन को अफेक्ट करना, सब में एक्सोजेनिक प्रोसेस का ही रोल होता है। केमिकल वेदरिंग डिटेल में समझते हैं। केमिकल वेदरिंग कैन बी ड्यू टू सॉल्यूशन, कार्बोनेशन, हाइड्रेशन और ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। एक एक करके इनको भी डिटेल में समझते हैं। तो सॉल्यूशन, कुछ मिनरल्स डायरेक्ट वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं विदाउट एनी केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल रॉक सॉल्ट या जिप्सम का वाटर में डिसॉल्व होना, इसको ही हम सॉल्यूशन बोलते हैं। कार्बोनेशन मींस जब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलकर कार्बोनिक एसिड बनाते हैं। ये एसिड रॉक्स, स्पेशली लाइमस्टोन और मार्बल को डिसॉल्व करता है। फॉर एग्जाम्पल अंडरग्राउंड केव्स का बनना। हाइड्रेशन मींस जब रॉक्स के मिनरल्स वाटर के साथ कंबाइन होते हैं और एक्सपेंड करते हैं, इससे रॉक वीकन हो जाते हैं और क्रम्बल करने लगते हैं। ऑक्सीडेशन जब ऑक्सीजन किसी मिनरल के साथ रिएक्ट करता है तो रस्टिंग होती है। मोस्टली आयरन रिच रॉक्स में ऑक्सीडेशन देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल आयरन रॉक टर्निंग रेडिश ब्राउन। अब बात करते हैं फिजिकल
वेदरिंग की। फिजिकल वेदरिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें रॉक्स का शेप और साइज बदल जाता है, लेकिन उनका केमिकल कंपोजिशन सेम रहता है। सिंपल बातों में समझें तो रॉक का टूटना, क्रैक होना या ब्रेक डाउन होना विदाउट एनी केमिकल चेंज, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं फिजिकल वेदरिंग। अब सवाल ये आता है कि हाउ डज फिजिकल वेदरिंग हैपन। तो फिजिकल वेदरिंग का मेन कारण होता है टेम्परेचर चेंज, प्रेशर रिलीज, वाटर, आइस और विंड। ये एक्सटर्नल फोर्सेस रॉक को बार बार स्ट्रेस देते हैं और धीरे धीरे रॉक टूटकर टुकड़ों में बदल जाता है। टेम्परेचर चेंज एंड एक्सपेंशन। जब दिन में रॉक्स गर्म होते हैं और रात में ठंडे, तो कंटिन्यूअसली एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से रॉक्स में स्ट्रेस आ जाता है और वो क्रैक हो जाते हैं, कुछ इस तरह। ये हीट पड़ी यहाँ से, अब दिन में ये रॉक गर्म रहेगा और रात को ठंडा, इसी वजह से धीरे धीरे इस पे स्ट्रेस पड़ेगा और एक दिन ये रॉक क्रैक हो जाएगा। अब बात करते हैं फ्रीज थ्रो वेदरिंग की। जब पानी रॉक्स के क्रैक्स में घुस जाता है, कुछ इस तरह, और फ्रीजिंग टेम्परेचर में फ्रीज हो जाता है, कुछ इस तरह, तो आइस एक्सपेंड करती है और रॉक को तोड़ देती है, कुछ इस तरह। इसका एग्जाम्पल है कोल्ड रीजन में रॉक्स में डीप क्रैक्स बनना। अब बात करते हैं स्लो मास मूवमेंट की। तो जब सॉइल बहुत धीरे धीरे नीचे की तरफ मूव करती है, ये इतनी स्लो होती है कि डायरेक्टली फील नहीं होता, लेकिन ओवर टाइम फेंसेस, पोल्स और ट्रीज टिल्ट करने लगते हैं, कुछ इस तरह। तो ये क्रिप का इफेक्ट शो करते हैं। रैपिड मूवमेंट जैसे लैंडस्लाइड, मड फ्लो, अर्थ फ्लो और डेब्रिस फ्लो। मड फ्लो जब वाटर सैचुरेटेड सॉइल और डेब्रिस फास्ट स्पीड में नीचे फ्लो करते हैं, स्पेशली सेमी एरिड एरिया में आफ्टर हैवी रेन, तो उसे मड फ्लो बोलते हैं। डेब्रिस यानी लार्ज साइज के रॉक्स, फ्रैगमेंट्स और वाटर के साथ नीचे गिरते हैं, उसे हम डेब्रिस फ्लो बोलते हैं। लैंडस्लाइड मींस जब लार्ज अमाउंट ऑफ रॉक्स और सॉइल एक साथ स्लोप से नीचे गिरते हैं, कुछ इस तरह। मोस्टली हैवी रेन या अर्थक्वेक के बाद होते हैं। अब बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर की। तो सबसे पहले बात ये आती है कि व्हाट इज एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर एक इनविजिबल लेयर है गैसेस की, जो अर्थ को चारों तरफ से कवर करती है। ये लेयर अर्थ को लाइफ के लायक बनाती है बाय प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन, रेगुलेटिंग टेम्परेचर एंड प्रोटेक्टिंग फ्रॉम हार्मफुल रेज। विदाउट एटमॉस्फेयर अर्थ एक लाइफलेस बैरन प्लैनेट होता। तो एटमॉस्फेयर मेनली गैसेस का मिक्सचर है। इनमें कुछ गैसेस ज्यादा मात्रा में है और कुछ कम, और कुछ पार्टिकल वाटर वेपर भी हैं। तो नाइट्रोजन अप्रोक्सीमेटली 78% है एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर का सबसे बड़ा हिस्सा है नाइट्रोजन। ये प्लांट्स के लिए एसेंशियल न्यूट्रिएंट है। ये लाइफ को इनडायरेक्टली सपोर्ट करती है, लेकिन हम डायरेक्ट नाइट्रोजन यूज नहीं करते। उसके बाद ऑक्सीजन अप्रोक्सीमेटली 21%। ये रेस्पिरेशन के लिए एसेंशियल है, ह्यूमंस और एनिमल्स दोनों के लिए। कंबशन प्रोसेस भी ऑक्सीजन के बिना नहीं हो सकता। कंबशन का अर्थ होता है जलना। उसके बाद ऑर्गन अप्रोक्सीमेटली 0.93%। ये एक इनर्ट गैस है, ज्यादा रिएक्ट नहीं करती, इसीलिए सेफ है और इलेक्ट्रिक बसेस में भी यूज होती है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड अप्रोक्सीमेटली 4%। छोटी मात्रा में होने के बावजूद CO2 का मेजर रोल है। प्लांट इसे फोटोसिंथेसिस में यूज करते हैं और ये ग्रीन हाउस गैस है जो अर्थ का टेम्परेचर रेगुलेट करती है। अदर गैसेस जैसे नियॉन, हीलियम, क्रिप्टॉन, हाइड्रोजन ट्रेसेस अमाउंट में प्रेजेंट हैं। ये गैसेस इंपॉर्टेंट हैं साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए। ओजोन गैस एक अनदर इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है एटमॉस्फेयर का, जो मेनली बिटवीन 10 to 15 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस पाया जाता है। तो सबसे ऊपर है जो कि अप्रोक्सीमेटली 700 से 10,000 किलोमीटर अबव द अर्थ है। उसके बाद थर्मोस्फेयर जो कि 80 किलोमीटर से 700 किलोमीटर तक है। उसके बाद मीजोस्फेयर
जो कि 59 किलोमीटर से 80 किलोमीटर के बिटवीन है। उसके बाद है स्ट्रेटोस्फेयर जो कि 10 टू 15 किलोमीटर, और यही है हमारी ओजोन गैस पाई जाती है। उसके बाद है ट्रोपोस्फेयर जो कि 10 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। तो ओजोन लेयर क्या करता है, वो अर्थ के लिए एज अ फिल्टर का काम करता है और अल्ट्रावायलेट रेस को रोकता है अर्थ की सरफेस तक आने से। अल्ट्रावायलेट रेस जो कि बहुत हार्मफुल होती हैं हमारी स्किन के लिए, जो कि सनबर्न और स्किन कैंसर तक कॉज कर सकते हैं। तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ये है हमारी ओजोन लेयर, ये यूवीबी और यूवीए रेज हैं जो कि बहुत हार्मफुल हैं, और यही ओजोन लेयर है जो इसको अर्थ की सरफेस तक आने से रोकता है। बट समस्या की बात यह है कि ये समय के साथ डिप्लीट होती जा रही है, और ये जितनी ज्यादा डिप्लीट होगी उतना हमारा मुश्किल होगा अर्थ की सरफेस पे रहना। अब बात करते हैं वाटर वेपर की। सो व्हाट इज वाटर वेपर? द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड वाटर वेपर। ऑल्सो वाटर वेपर मीन्स लिक्विड इन gas state. And then humidity, the amount of water vapor present in atmosphere is called humidity. For example, this is a humid region. Humid region है तो यहाँ warm air होगी, यहाँ से evaporation होगा तो warm air ऊपर जाएगी और warm air meets cool air, तो इससे क्या होगा, rainfall और turbulence। और अब बात करते हैं डस्ट पार्टिकल की। डस्ट पार्टिकल आर जनरली फाउंड इन लोअर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। ये होते हैं डस्ट पार्टिकल, इनको आपने आई एम श्योर देखा ही होगा। तो ये डस्ट पार्टिकल क्या करते हैं, ये वाटर की ड्रॉपलेट्स में इस तरह कुछ चिपक जाते हैं और इन्हीं की वजह से क्लाउड्स फॉर्मेशन होता है। अगर डस्ट पार्टिकल ना हो तो क्लाउड फॉर्मेशन काफी मुश्किल है। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो आई एम श्योर ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर लेना। चलो मिलते हैं पार्ट 3 में, तब तक के लिए गुड बाय।